एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी पाई पाई जोड़ता है, अपनी अनगिनत इच्छाओं को मारता है, सिर्फ इसलिए कि वो एक गाय खरीद सके। मतलब एक बहुत ही मामूली सा सपना है ना। हाँ, बिल्कुल। पर क्या कोई यकीन करेगा कि वही एक गाय जो उसके सपनों का सबसे सुंदर प्रतीक थी, वही उसके पूरे परिवार की तबाही का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी? आज की इस गहन वैचारिक यात्रा में हम एक ऐसे दस्तावेज को खोलने जा रहे हैं जो दिखने में तो एक कहानी है, लेकिन असल में वो हमारे समाज का सबसे खौफनाक एक्सरे है। एकदम सही कहा। तो आज हम हिंदी साहित्य के अमर महाकाव्य मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1936 में रचित गोदान के विभिन्न स्रोतों, शोध पत्रों और आलोचनात्मक लेखों की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर क्यों एक सदी पुराना ये उपन्यास आज भी भारतीय कृषक जीवन की सबसे दर्दनाक सच्चाई है, और कैसे ये किसी एक व्यक्ति की त्रासदी न होकर पूरी की पूरी व्यवस्था का पर्दाफाश करता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए जो शोध पत्र और स्रोत हमने सामने रखे हैं, वे एक बात बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि साहित्य को महज मनोरंजन समझना एक भारी भूल है। हाँ, मतलब ये कोई टाइम पास नहीं है। एकदम नहीं। गोदान एक ऐतिहासिक और समाज शास्त्रीय दस्तावेज है। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे आप पढ़कर शांति से सो जाएं। मतलब ये बेचैनी पैदा करती है। ये हमें उस तंत्र की शल्य चिकित्सा करके दिखाती है जहां शोषक व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पे काम करती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि समय के साथ इन व्यवस्थाओं ने केवल अपने रूप बदले हैं, अपनी फितरत नहीं बदली। तो इस व्यवस्था के केंद्र में जो पात्र खड़ा है, पहले उसकी बात करते हैं। होरी, अवध क्षेत्र के बिलारी गांव का एक बेहद साधारण किसान। उसके पास कुल 5 बीघे जमीन है। स्रोत बताते हैं कि उसका पूरा अस्तित्व बस इस जमीन के टुकड़े को बचाने की जद्दोजहद में सिमटा हुआ है। हाँ, और लगान चुकाने की चिंता में। बिल्कुल। लेकिन इस भयानक गरीबी के बीच भी होरी के मन में एक लालसा है, एक सपना है, द्वार पर एक गाय बांधने का। जब मैंने पहली बार इस पर विचार किया तो मुझे लगा कि शायद उसे दूध, दही या बच्चों के पोषण के लिए गाय चाहिए होगी। ये बहुत स्वाभाविक सी सोच है, लेकिन स्रोतों का विश्लेषण करने पर एक बहुत ही अलग मनोवैज्ञानिक परत खुलती है। अच्छा, वो क्या है? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि 1936 के उस ग्रामीण परिवेश में गाय का अर्थ क्या था। वो कोई दूध देने वाली मशीन नहीं थी। होरी के लिए गाय असल में उसका क्रेडिट स्कोर और समाज में उसका स्टेटस सिंबल थी। ओहो, स्टेटस सिंबल। हाँ, होरी खुद सोचता है कि जब उसके बेटे गोबर के लिए रिश्ते आएंगे और द्वार पर एक सुंदर गाय बंधी होगी तो परिवार का मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। ये सीधे तौर पर उसके आत्मसम्मान और धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे आज के दौर में कोई व्यक्ति जीवन भर पैसे जोड़कर एक छोटी सी कार या घर का सपना देखे ताकि समाज में उसकी कोई इज्जत हो। बिल्कुल सटीक तुलना है। बिना गाय के एक किसान की उस समाज में कोई अहमियत नहीं थी। तो ये लालसा इतनी गहरी है कि होरी किसी तरह जुगाड़ करके भोला नाम के एक व्यक्ति से एक गाय उधार ले ही आता है। लेकिन यहाँ कहानी में जो मोड़ आता है वो सच में हैरान करने वाला है और इंसानियत की बहुत कड़वी सच्चाई दिखाता है। हाँ, जैसी वो गाय होरी के द्वार पर बनती है, गांव के बड़े लोगों को तो छोड़िए, खुद होरी का अपना सगा भाई हीरा वो ईर्ष्या की आग में जलने लगता है और वो छुपकर उस गाय को जहर देकर मार डालता है। मतलब हद है। यही तो बात है। संसाधनों का ये कृत्रिम अभाव ही तो शोषण की सबसे बड़ी जमीन तैयार करता है। मतलब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ एक गाय भी दुश्मनी का कारण बन जाती है। बिल्कुल, खून के रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। और गाय का मरना होरी के लिए केवल एक जानवर का मरना नहीं था, वो उस आर्थिक और सामाजिक जाल का पहला फंदा था जो अब धीरे धीरे उसके गले को कसने वाला था। उस पर भूला का कर्ज चढ़ गया और बदले में हाथ में कुछ नहीं रहा। लेकिन इन शोध पत्रों को पढ़ते हुए एक जगह मैं सच में अटक गया था। एक बहुत ही अजीब बात है। क्या? जब होरी को ये पता चलता है कि उसके अपने ही भाई हीरा ने गाय को जहर दिया है तो वो उसे पुलिस के हवाले नहीं करता, बल्कि वो उल्टा पुलिस को घूस देके अपने भाई को बचाता है। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल प्रसंग है। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि यह आदमी कितना बेवकूफ है। जो भाई तुम्हारा घर बर्बाद कर रहा है तुम उसे सजा क्यों नहीं दिलवाते?
लेकिन फिर थोड़ा और सोचने पर समझ आया कि उस दौर में पुलिस का मतलब रक्षक नहीं भक्षक होता था। बिल्कुल सही पकड़ा। पुलिस का घर में आना ही अपने आप में एक कलंक था, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान थोड़ा और गहरा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, होरी के भीतर मानवता, भ्रातृत्व, प्रेम और पारिवारिक मर्यादा का एक ऐसा आदर्श बैठा हुआ है जो उसकी व्यवहारिक समझ पर हावी है। वो मानता है कि भले ही भाई ने धोखा दिया हो, पर खून तो एक ही है। अगर हीरा जेल गया तो पूरे परिवार की बदनामी होगी। तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए घूस देता है। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखिए। होरी एक ऐसे कठोर और क्रूर समाज में जी रहा है जो उसे नोच खाने को तैयार है, लेकिन उसकी अपनी नैतिकता बहुत ऊंची है और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। मतलब वो अपनी ही अच्छाइयों के जाल में फंस जाता है। बिल्कुल। एक शोषक तंत्र में अगर आप आदर्शवादी हैं तो आप सबसे आसान शिकार हैं। ये बात तो सच में अंदर तक चुभने वाली है। हाँ, और जैसे ही गाय मरती है, हम देखते हैं कि होरी की ये व्यक्तिगत त्रासदी एक बहुत बड़े शोषक तंत्र का हिस्सा बन जाती है। उपन्यासों के विश्लेषकों ने इस तंत्र के अलग-अलग चेहरों को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखा है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे एक पूरा इकोसिस्टम तैयार है, बिल्कुल। जिसका एकमात्र काम होरी जैसे किसानों का खून चूसना है। गांव का जमींदार राय साहब है, फिर महाजनों की पूरी एक फौज है, मंगरूशा, दुलारी साहुआइन, झिंगुरी सिंह। और प्रशासन के मोर्चे पर पुलिस और पटवारी भी तो हैं। हाँ, और तो और धर्म की आड़ में पंडित दातादीन जैसे ठेकेदार भी उसी कतार में खड़े हैं, अपना हिस्सा मांगने के लिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारे लोग अलग-अलग काम नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक पूरा सिंडिकेट है। बिल्कुल। प्रेमचंद ने उस समय की जमींदारी प्रथा के जिन तंत्रों का जिक्र किया है, वे रोंगटे खड़े कर देते हैं। जमींदार राय साहब का चरित्र ही लीजिए। हाँ, वो बाहर से तो बहुत मीठा बोलता है। वही तो, वो बाहर से राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, किसानों के साथ सहानुभूति जताते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या होता है? लगान के अलावा नजराना और बेगार वसूलने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। हाँ, नजराना यानी अनिवार्य उपहार, और बेगार यानी बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना। जब जमींदार के घर में कोई शादी हो या कोई त्योहार हो, तो उसका सारा खर्च भी किसानों को ही उठाना पड़ता है। एकदम सही। का एक संवाद है जो इस पूरी व्यवस्था का निचोड़ है। वो कहता है, जमींदार तो एक है, पर महाजन 3-3 हैं। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। ये महज एक वाक्य नहीं है, ये उस दौर के किसान के डिप्रेशन का दस्तावेज है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये महाजनी व्यवस्था काम कैसे करती थी। शोषण का ये चक्रव्यूह एक एल्गोरिदम की तरह काम करता था। एल्गोरिदम मतलब बहुत ही नपे-तुले तरीके से। हाँ, महाजन और जमींदार हमेशा उस वक्त दबाव बनाते थे जब किसान सबसे ज्यादा कमजोर होता था। ओहो, जैसे बुआई का समय, जब उसे बीज के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। या फिर जेठ महीने की चिलचिलाती दोपहरी, जब फसल का सवाल होता है। उस मजबूरी का फायदा उठाकर महाजन 70 से लेकर 150% तक का चक्रवृद्धि ब्याज लगाते थे। बाप रे, 150% कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, एक बार अगर किसान ने कर्ज ले लिया तो वो जीवन भर केवल ब्याज चुकाता था, मूल रकम कभी खत्म ही नहीं होती थी। और अगर किसान इस आर्थिक चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश भी करे, तो धर्म का चक्रव्यूह उसे घेर लेता था। बिल्कुल, पंडित दातादीन जैसे लोग। हाँ, वे पाप और पुण्य का डर दिखाकर रई सही कसर पूरी कर देते थे। पर यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद हर किसी के मन में आएगा, इतना सब होने के बाद भी होरी इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं करता? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इसका कारण ये है कि सदियों की इस सामंती व्यवस्था ने केवल उसका धन नहीं लूटा था, उसकी सोचने समझने और विद्रोह करने की क्षमता को भी पंगु बना दिया था। मतलब उसका माइंड वॉश कर दिया गया था। एक तरह से हाँ। होरी एक बेहद भाग्यवादी इंसान है। वो मानता है कि उसकी ये दुर्दशा व्यवस्था की कमी नहीं है, बल्कि उसके अपने पूर्व जन्मों का फल है। कर्म फल का सिद्धांत। बिल्कुल। ये सिद्धांत उस अफीम की तरह काम करता था जिसने किसानों को सुन कर दिया था। होरी अपने बेटे को समझाते हुए कहता है, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। क्या बात है! जब आप अपने शोषण को भगवान की मर्जी मान लेते हैं, तो आप जमींदार से लड़ते नहीं हैं, बस अपनी किस्मत को रोते हैं। हाँ, और यही व्यवस्था चाहती है। पर कहते हैं ना कि हर रात की एक सुबह होती है। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
इस कहानी में वो सुबह होरी की अगली पीढ़ी लेकर आती है। बिल्कुल, धनिया और गोबर। हाँ, जहां होरी इस नियतिवाद में पूरी तरह फंसा हुआ है, वही उसकी पत्नी धनिया और उसका बेटा गोबर इस दब्बूपन को सिरे से खारिज कर देते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये दोनों पात्र भारतीय साहित्य में विद्रोही चेतना के सबसे सशक्त मॉडल हैं। और धनिया और गोबर का विद्रोह कोई हवाई बात नहीं है, ये ठोस जमीनी हकीकतों से उपजाए। गोबर स्पष्ट रूप से इस बात को नकार देता है कि अमीर लोग पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अमीर है। वो व्यवस्था की आंखों में आंखें डालकर देखता है। हाँ, और वो समझ जाता है कि ये सारा खेल महज ताकत और बेईमानी का है। वो ब्राह्मणवाद और कर्मकांडों की धज्जियां उड़ाता है। और धनिया का चरित्र तो और भी ज्यादा प्रेरणादायक है। बिल्कुल, वो तो एक चट्टान की तरह है। शोध पत्रों में एक प्रसंग का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। गांव की एक बेसहारा विधवा है झुनिया। जब होरी का परिवार उसे अपने घर में आश्रय देता है तो गांव की पंचायत भड़क जाती है। हाँ, इसे बिरादरी की मर्यादा का उल्लंघन मान लिया जाता है। और सजा देखिए, होरी के परिवार पर 100 रुपए नकद और 30 मन अनाज का एक भारी भरकम जुर्माना लगा दिया जाता है। अब जरा सोचिए, जिस आदमी के पास खाने को दाना नहीं है, उस पे इतना बड़ा जुर्माना। ये तो सीधा सीधा मार डालने वाली बात है। मेरी पहली सोच थी कि होरी बस पंचायत को मना क्यों नहीं कर देता। लेकिन फिर समझ आता है कि पंचायत का विरोध करने का मतलब था सामाजिक बहिष्कार। हुक्का पानी बंद होना उस दौर में मौत से भी बदतर था। बिल्कुल, समाज से कटकर जीना नामुमकिन था। तो होरी डर के मारे ये सजा मान लेता है, लेकिन धनिया का रवैया एकदम अलग होता है। धनिया उस पंचायत के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। वो उस भ्रष्ट तंत्र की धज्जियां उड़ा देती है। जब पुलिस गांव में डराने धमकाने आती है तो धनिया की हिम्मत और उसकी दहाड़ के आगे थानेदार तक की हैकड़ी गुम हो जाती है। क्या बात है। और दूसरी तरफ गोबर उन शोषकों को अदालत में घसीटने और उनके खिलाफ 100 गवाह पेश करने की धमकी देता है। जब मैं इन शोध पत्रों के ऐतिहासिक संदर्भों को पढ़ रही थी तो एक बहुत ही शानदार समानता सामने आई। अच्छा, क्या समानता? प्रेमचंद ने ये उपन्यास 1936 में लिखा और यही वो समय था जब भारत में किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर थे। बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती और उत्तर प्रदेश में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसान सभाएं गांव-गांव में किसानों को जगा रही थीं। तो गोबर और धनिया कोई काल्पनिक विद्रोही नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो उसी उभरते हुए प्रगतिशील और वामपंथी किसान उभार की साहित्यिक आवाज है। लेकिन इस विद्रोह की भी अपनी एक सीमा है ना? हाँ, बिल्कुल। गोबर ये समझ जाता है कि इस पूरे गांव का तंत्र, पंचायत से लेकर पुलिस तक, सब मिले हुए हैं। हाँ। यहाँ लड़कर जीतना नामुमकिन है। तो वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो उस दौर के लाखों किसानों ने चुना था, पलायन। हाँ, वो शहर की तरफ भागता है। वो गांव छोड़कर शहर चला जाता है और एक मिल मजदूर बन जाता है। यहां से ये गहरी वैचारिक चर्चा सामंतवाद से निकलकर शहर के उभरते हुए पूंजीवाद तक पहुंच जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है। पूछिए। क्या सच में जगह या भूगोल बदलने से शोषण का गणित बदल जाता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये प्रेमचंद की सबसे बड़ी दूरदृष्टि थी। उन्होंने 1936 में ही ये भांप लिया था कि भविष्य क्या होने वाला है। उपन्यास में अब 2 समानांतर दुनिया चल रही हैं, गांव और शहर की दुनिया। हाँ, एक तरफ गांव है जहां सामंतवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और दूसरी तरफ शहर है जहां फैक्ट्रियों के धुएं के साथ पूंजीवाद जन्म ले रहा है। हाँ। शहर में हमें मिस्टर खन्ना जैसे मिल मालिक मिलते हैं और मिस मालती जैसी आधुनिक डॉक्टर और प्रोफेसर मेहता जैसे दार्शनिक। बिल्कुल। अब शहर वाली कहानी को ध्यान से देखने पर एक बात बहुत साफ हो जाती है। गांव में जमींदार धर्म, जाति और परंपरा के नाम पर आपका खून चूसता है। शहर में वही काम खन्ना जैसे मिल मालिक वेजेस और शिफ्ट के नाम पर करते हैं। मतलब गांव से शहर भागना ऐसा है जैसे शेर के मुंह से बचकर सीधा मगरमच्छ के तालाब में कूद जाना। क्या सटीक बात कही है। शिकारी ने अपने कपड़े बदल लिए हैं, लेकिन शिकार अभी वही गोबर है। बिल्कुल। जब गोबर शहर पहुंचता है तो उसे वहां भी पूंजीवादी शोषण के खिलाफ मजदूरों की हड़ताल में हिस्सा लेना पड़ता है। और यहाँ प्रेमचंद एक बहुत ही गहरा राजनीतिक संदेश देते हैं। उस समय पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। सबको लगता था कि अंग्रेजों के जाने और जमींदारी खत्म होने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रेमचंद कुछ और ही देख रहे थे। हाँ, वे दिखा रहे थे कि गोरे अंग्रेजों की जगह ये नया पढ़ा लिखा देसी पूंजीपति वर्ग ले लेगा
और आम आदमी की जिंदगी वैसे ही पिसती रहेगी। बहुत गहरी बात है। उपन्यास में एक बहुत ही प्रतीकात्मक घटना भी होती है। खन्ना की मिल में आग लग जाती है, उनका सारा साम्राज्य राख में बदल जाता है। उस वक्त उनकी पत्नी गोविंदी, जो बहुत ही दार्शनिक विचारों वाली महिला है, वो खन्ना से एक बात कहती है। क्या कहती है? धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। ओहो, गोविंदी का ये कथन दरअसल अंधी भौतिकवादी दौड़ पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पूंजीवाद कैसे इंसान की आत्मा को खोखला कर देता है। लेकिन इन बड़े बड़े कारखानों और शहरों की चमक दमक के बीच हमें उस इंसान को नहीं भूलना चाहिए जिसे हम गांव में अकेला छोड़ आए थे। होरी। हाँ, होरी, वो आदमी जिसने एक छोटी सी गाय का सपना देखा था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष इसी आदमी के अंत से जुड़ा है। और स्रोतों में इसका जो वर्णन है वो साहित्य के सबसे मार्मिक दृश्यों में से एक है। मैं भी जब इसे पढ़ रहा था तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अंत वाकई बेहद दर्दनाक है। जीवन भर महाजनों का कर्ज, जमींदार का लगान और पंचायत के जुर्मानों को भरते भरते होरी का शरीर और आत्मा पूरी तरह से निचोड़ लिए गए हैं। उसके घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। फिर भी कर्ज चुकाने की अंधी मजदूरी में वो जेठ महीने की उस भयानक चिलचिलाती दोपहरी में मजदूरी करने जाता है। लू के थपेड़े उसका कमजोर शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो काम करते करते वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। उसे मरणासन्न अवस्था में घर लाया जाता है और यहाँ इस व्यवस्था की क्रूरता अपने चरम पर पहुंच जाती है। एक ऐसी विडंबना पैदा होती है जो सीधे दिल में चुभती है, बहुत बुरी तरह चुभती है। जो होरी जिंदगी भर एक गाय का सपना देखता रहा, जो गाय उसके जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी का कारण बनी, उसी होरी के मरते वक्त गांव का ब्राह्मण पंडित दातादीन सामने आकर खड़ा हो जाता है। हाँ, और वो क्या कहता है? वो कहता है कि मरने वाले की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए गोदान यानी गाय का दान करना जरूरी है। मतलब हद बेशर्मी की। होरी की पत्नी धनिया, जो जिंदगी भर इस व्यवस्था से लड़ती रही, एक ऐसा कदम उठाती है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हाँ, उसने उस दिन सुतली काटकर मजदूरी के रूप में कुल 20 आने यानी ₹1.25 कमाए थे। वह उठती है, उन 20 आनों को अपने पति होरी के ठंडे पड़ चुके हाथों में रखती है और फिर उन पैसों को पंडित दातादीन के हाथ में सौंपते हुए एक पथराई हुई आवाज में कहती है, महाराज, न घर में गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। उफ। और इसी मार्मिक सन्नाटे के साथ उपन्यास समाप्त हो जाता है। ये एक ऐसा दृश्य है जो सिर्फ 1936 के एक किसान की मौत का दृश्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो शोध पत्र हम आज देख रहे हैं वे सब इस बात पर जोर देते हैं कि ये तो भारतीय समाज का एक कालजयी शोक गीत है। अगर हम आज के परिदृश्य को देखें तो हम शोध पत्र तो 1936 के पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम तारीख बदलकर आज की कर दें तो क्या अखबारों की सुर्खियां अलग हैं? बिल्कुल नहीं। हालात बुनियादी रूप से बिल्कुल नहीं बदले। आज भी भारत के लाखों किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, कर्ज के बोझ और सूखे बाढ़ के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। सही बात है। होरी की आत्मा आज भी उन हजारों किसानों में भटक रही है जो हर साल अपने खेतों में कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने को मजबूर है। व्यवस्था ने सिर्फ अपने कपड़े बदले हैं। कल जो जमींदार और गांव का महाजन था, आज उसकी जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बेहद जटिल बैंकिंग व्यवस्थाओं ने ले ली है। हाँ, MNCs आ गए हैं। हाँ, आज किसान को लगान नहीं देना पड़ता, लेकिन बीजों और खादों के पेटेंट के नाम पर कंपनियां उसी तरह उसका खून चूस रही हैं। बिल्कुल, कागज और नियम आधुनिक हो गए हैं, लेकिन उस जमीन पर काम करने वाले आखिरी आदमी की बेबसी आज भी वैसी ही है। गोदान हमें इसी कड़वे सत्य से रूबरू कराता है। यही कारण है कि ये रचना एक क्लासिक है। ये सिर्फ एक युग की कहानी नहीं है, ये सत्ता, पूंजी और कमजोर वर्ग के बीच चलने वाले उस शाश्वत संघर्ष का दस्तावेज है जिसका समाधान हम आज तक नहीं खोज पाए हैं। इस गहरी चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट है कि गोदान केवल एक साहित्यिक कृति नहीं, बल्कि हमारे समाज के विकास और उसके खोखलेपन को नापने का एक पैमाना है। लेकिन इन सारे स्रोतों से गुजरने के बाद एक बहुत ही चुभने वाला विचार उभर कर आता है। अच्छा, वो क्या है? एक ऐसा विचार जो केवल किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के हर आधुनिक इंसान से जुड़ा है। हमने देखा कि होरी की मौत सिर्फ गरीबी से नहीं हुई। वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो उस व्यवस्था, उस धर्म और उस झूठी सामाजिक मर्यादा का अंत तक सम्मान करता रहा जो हर रोज उसे कुचल रही थी। वो समाज की नजरों में अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहता था। हाँ, वो स्टेटस सिंबल वाला पॉइंट। बिल्कुल।
तो जरा सोचने वाली बात है, क्या आज के हमारे इस चमचमाते आधुनिक युग में ऋण यानी डेट के नए रूप, जैसे बड़ी बड़ी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, हैसियत दिखाने के लिए एक बड़ा घर या चमचमाती गाड़ी, क्या ये सब सफलता के नए मानक नहीं बन गए हैं? ये तुलना वाकई बहुत सोचने पर मजबूर करती है। ये तो उपभोक्तावाद का नया जाल है। क्या ये उस नई पंचायत और नए ब्राह्मणवाद का रूप नहीं ले चुके, जो तय करते हैं कि समाज में आपकी क्या इज्जत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आज का आम आदमी जो सुबह से लेकर रात तक एक कॉर्पोरेट केबिन में खटता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो समाज की नजरों में सफल दिख सके, कहीं वो भी तो उसी झूठी मर्यादा का शिकार नहीं है? ये तो बहुत ही डरावना सच है। इस नई व्यवस्था का सम्मान करते करते कहीं ऐसा तो नहीं कि आज का इंसान भी अपना मानसिक सुकून, अपना पारिवारिक समय और अपनी आर्थिक आजादी सब कुछ ईएमआई के रूप में हर महीने गोदान कर रहा है? मतलब जाने अनजाने में हम सब एक नए किस्म के होरी बन गए हैं। बिल्कुल। इस चुपते हुए सवाल को हम यहीं छोड़ते हैं ताकि श्रोता भी इस पे विचार कर सकें। इस वैचारिक यात्रा में गहराई तक जाने और इन जटिल परतों को उधेड़ने के लिए हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही किसी और अहम दस्तावेज के साथ लौटेंगे।